हम लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे पता नहीं था कि ये पूछा गया सवाल है। हाँ, इसमें एक सवाल 2019 में पूछा गया है, आप इस सवाल को लिख लीजिए और बॉयज़ वाले में जब मैं चर्चा करूँगा तो फिर आप इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं उसमें प्रीलिम्स का भी देखेंगे हम लोग। प्रीलिम्स के पीछे लास्ट ईयर में 10, 15, 20 सालों में कौन कौन से उसमें सवाल आए, मेंस का भी हम लोग साथ साथ देखे चलेंगे, ठीक है। तो जो सवाल हमारे मेंस एग्जामिनेशन पूछे गए हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो हम लोग चर्चा करेंगे। गर्ल्स वाले में कल हो गई थी, बॉयज़ वाले में अभी नहीं हुई है, आपके में होगी। गर्ल्स वाले सेक्शन में ही एक मैं टॉपिक की चर्चा कर रहा था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर या समेकित कृषि। समेकित कृषि को लेकर बिल्कुल साफ सवाल आया है। एकीकृत कृषि प्रणाली लिखिए, एकीकृत माने वही इंटीग्रेटेड। एकीकृत कृषि प्रणाली किस सीमा तक कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक है, बढ़ाने में या वृद्धि करने में सहायक है, ठीक है। अंग्रेजी में लिखिए, हाउ far is the integrated farming system helpful in sustaining agriculture production, ठीक है। देखो, कल मैंने ये बताया था आपको कि जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उसमें 3 चीज़ों को ऐड किया जाता है। एक तो एग्रीकल्चर तो उसमें है ही, एग्रीकल्चर के 2 अलाइड सेक्टर भी हैं, एक एनिमल हस्बेंड्री और दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री। दोनों को जब साथ मिला के हम लोग एग्रीकल्चर के साथ डेवलपमेंट करते हैं उसका, तब इसको हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में ये किस प्रकार सहायक है, तो कैसे सहायक है? देखो, एनिमल हस्बेंड्री से हम लोगों को एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, कृषि के अलावा हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी। मिल्क से बने प्रोडक्ट वगैरह हम लोग सप्लाई अगर करें तो। दूसरा, जो मैन्योर है, ऑर्गेनिक मैन्योर, वो हमें प्राप्त होता है एनिमल से, उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। तीसरा, एग्रीकल्चर में जो वैल्यूएबल इनपुट है लेबर के लेवल पर, वो भी प्राप्त होता है पशुओं के माध्यम से। अच्छी नस्लों के पशुओं को अगर बढ़ावा दिया जाए तो एक एक्स्ट्रा इनकम और प्राप्त होती है हमें। एक हिस्सा तो हो गया ये। तो क्या होगा, ओवरऑल एनिमल हस्बेंड्री को अगर शामिल किया जाए एग्रीकल्चर में तो ओवरऑल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? जो इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर की वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम खाद वगैरह के लिए, इनपुट कॉस्ट कम हो गई और उत्पादन बढ़ गया, एक चीज। दूसरी, अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? देखो, जब पेड़ों का को लगाया जाता है खेतों के चारों तरफ या कृषि वानिकी के अंतर्गत, ऐसे पेड़ जो कि इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं उनका प्रयोग कृषि में किया जाए तो कुछ समय बाद वो अपने आप एक आउटपुट के रूप में हमें कुछ इनकम जनरेट करते हैं। जैसे सागवान है ना, या पॉपुलर या यूकेलिप्टस, आप देखते हो बहुत लोग लगाते हैं, इसको हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भी एक कृषि में वैल्यू एडिशन का एक माध्यम हो सकता है किसान के लिए। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एग्रीकल्चर जो होगी उसमें आय बढ़ जाएगी, ओवरऑल एग्रीकल्चर की आय बढ़ जाएगी। यही वो पूछ रहा है इसमें कि किस सीमा तक, है ना, इसमें लिमिट बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि एकीकृत कृषि क्या है। जो अभी तक मैंने आपको सुनाया ये सब उसमें सुना दीजिए, फिर लाभ बता दीजिए, जो मैंने अभी बताया इसके लाभ बता दीजिए। अब इसमें सीमा भी पूछी है तो सबसे लास्ट में इसकी लिमिटेशंस हम लोग बताएंगे। लिमिटेशंस में क्या है? पहली चीज, अगर रासायनिक खादों का प्रयोग न करें या कम कर दें तो उत्पादकता पहले कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी पहले और उसके बाद फिर प्रोडक्शन में एक
स्टेबिलिटी आती है, शुरुआत में प्रोडक्शन कम होती है। तो जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह का, केवल ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह का प्रयोग करेंगे तो पहले कम होगी उत्पादकता, तो पहला ये कि उत्पादकता घट सकती है। दूसरी इसमें परेशानी ये आ सकती है कि लेबर इंटेंसिव होती है ये, एक तो खेती, ऊपर से एनिमल हस्बेंड्री भी, तो ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस हो जाता है खेती का। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेबर की इसमें ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो एक ये इसमें परेशानी है। तीसरा, एग्रो फॉरेस्ट्री में, एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोग जागरूक नहीं है एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। आप में से कितने लोगों को पता था एग्रो फॉरेस्ट्री का आपसे पहले? एक आध दो चार लोगों को। इसलिए जागरूकता की कमी है एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर, सरकार के प्रयासों में भी कमी है एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर। तो ये 4-5 सीमाएं लिख सकते हैं हम लोग कि क्या होगा। पहले नंबर पे उत्पादन कम होने की संभावना है, ये नहीं कहेंगे कम हो जाएगा, एब्सोल्यूट में नहीं कहेंगे कुछ भी, कहेंगे कि संभावना है कम होने की। आंसर ऐसे लिखते हैं। दूसरे में लिखेंगे कि इसमें ये लेबर आधिक्य वाला क्षेत्र है, इसमें लेबर आधिक्य की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी समस्या लिखेंगे लोगों में जागरूकता की कमी है। चौथी समस्या लिखेंगे पूंजी की कमी है कृषि में, जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड जो एग्रीकल्चर की कॉन्सेप्ट है अभी उसे बड़े स्तर पर लागू नहीं किया गया है। बस दैट्स इट, 150 वर्ड्स में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। 2019 में आया था ये सवाल, 150 वर्ड्स में लिखना है 10 शब्दों में, 10 अंकों का। चलिए, नहीं, नॉन एग्रीकल्चर का कैसे है? देखो, मैं इसे तुमने मुझे शायद पूछा था, ये मैंने कहा था ना क्लास में। देखो, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ये एक दूसरे के साथ जुड़े। एग्रीकल्चर में ही आता है एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर का एक ऑक्सिलरी सेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन को कृषि से अलग कर सकते हैं? किसने कहा? अरे फोटो मत भेजिए ना, फोटो से मैं क्या देखूंगा? कहां पे कि कृषि का हिस्सा नहीं है एनिमल हस्बेंड्री? अच्छा, एग्रीकल्चर वाला यहाँ है कोई जिसने कृषि पढ़ी हो? एग्रीकल्चर पढ़ी हो जिसने? पढ़ी है क्या? एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री को नहीं देखा जाता? मतलब मैं देखो बैठ जाऊं, मुझे पता था, मैंने केवल दूसरे का सहायता इसलिए ली क्योंकि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, और उसके लिए टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल अब दे रही। तो अब तो मैं बिल्कुल बैकफुट पे हो गया ना। अब मुझे किसी दूसरे का, देखो ऐसा मत करो, ये ब्लंडर मिस्टेक है आप लोगों को। ये तो आप लॉजिक से सोचो ना, कैसे कृषि से शहर में डेयरी देखी है? शहर में डेयरी देखी है क्या? वो इंडिपेंडेंट है एग्रीकल्चर से? क्या इंडिपेंडेंट है? नहीं, गांवों से जुड़े हुए हैं वो लोग, और या तो गांवों से जुड़े हुए हैं या फिर जो भी सामान वो अपने पशुओं के लिए लेके आते हैं उसका संबंध कहीं ना कहीं गांव से। कहाँ होता है चारा? मैन्योर कहाँ फेंकते हैं वो? अब तो नाले में फेंक रहे हैं, लेकिन अगर वो मैन्योर का इस्तेमाल कहाँ, तो ये वहाँ नहीं, इसको बिल्कुल दिमाग से निकालो। देखो, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के दो, इसको ऐसा समझो, देखो अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किताबों में लिखा कुछ और होता है और हम समझ कुछ और लेते हैं, इसमें ऐसा भी हो सकता है। देखो मान लो ये कृषि है, ठीक है, कृषि के दो भाग हैं। अच्छा, इसको एक तरीके से और मैं प्रूव कर सकता हूँ। सबसे पहले दुनिया में पशुपालन की शुरुआत हुई थी या खेती की? पशुपालन। इसीलिए पहला इंसान नोमैडिक था, है ना, यायावर टाइप का जीवन जीता था। जब यायावर टाइप का जीवन जीता था, पशुओं के सहारे जीता था। इसीलिए आर्यन कैसे लोग थे? यायावर थे वो लोग, खेती थोड़ी करते थे, गाय पालते थे, है ना। लेकिन बाद में जब उनके जीवन में स्टेबिलिटी आई तब उन्होंने खेती करना शुरू किया। या ये कह सकते हैं कि
स्टेबिलिटी खेती की वजह से आई और खेती स्टेबिलिटी की वजह से शुरू हुई, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन क्या उसके बाद आर्यन के जीवन में से गाय का महत्व कम हो गया था? नहीं, बना रहा, आज भी है। इसलिए एग्रीकल्चर, सबसे पहले पशुपालन ही आएगा, लेकिन एग्रीकल्चर एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पशुपालन एक छोटी है, तो इसलिए एग्रीकल्चर से पशुपालन को जोड़ देते हैं। इसकी एक ये अनुषंगी शाखा है, ऑक्सिलरी ब्रांच है ये पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और मैंने आपको एक कल भी बताया था कि सरकार ने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की 1955-56 में करनाल में, और इसीलिए की क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा ध्यान दिया। तो जब एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा ध्यान देंगे तो पशुपालन के ऊपर भी तो देना पड़ेगा ना। गांवों में ऐसा कोई आदमी है जो खेती करता हो लेकिन पशु ना पालता हो? है क्या ऐसा? अब जबरदस्ती हाथ उठाने वाला नहीं है, भाई नहीं करता ऐसा, क्योंकि फिर तो एक्सेप्शनल मामले हैं। आप उसको लॉजिकली थोड़ा सा समझिए, दिमाग से, बिल्कुल ऐसे नहीं ठेठेरा वाला ठप नहीं कि बिल्कुल ठप है क्योंकि हमें अपोज करना है इसलिए हाथ खड़ा करना है, ऐसे वाला नहीं। रिसेप्टिवनेस नहीं आएगी, सीखेंगे क्या? देखो, हमेशा कृषि पशुपालन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन एक मुझे और बात बताइए, गांवों में जितने भी लोग खेती करते हैं, क्या वो अपने खेतों पर या घरों में या कहीं भी पेड़ वेड़ नहीं लगाते? लगाते हैं, क्योंकि गांवों में चूल्हा कहां से जलता है ये बताओ? लकड़ी या उपला, और वो उपला कहां से आता है? गोबर कहां से आता है? अब बताओ, कृषि जुड़ी हुई है? नहीं, क्योंकि ये आपस में को-लिंक्ड हैं। इसीलिए सरकार ने क्या किया, जो पहले गांव में क्या करते थे, अपने जलावन के लिए कुछ लकड़ियां लगा लिया करते थे अपने खेतों पर ही, या कुछ फसलें ऐसी थी जिनको जलावन के लिए इस्तेमाल करते थे। सरकार ने इसे प्रमोट कर दिया। सरकार ने कहा एक काम करिए, एग्रो फॉरेस्ट्री की कॉन्सेप्ट ले आई कि गांव का जो किसान है वो अपने मेड़ पर या कहीं भी खाली जगह में पेड़ लगा सकता है, और उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा तब उसे बाजार में बेच सकता है। ऐसे पेड़ वो लगाए जिसकी बाजार मूल्य ज्यादा हो। बाजार मूल्य किसका ज्यादा होगा? इमारती लकड़ियों का ज्यादा होगा। तो किस प्रकार की एग्रो फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए? तो इमारती लकड़ी। इसलिए एग्रीकल्चर के ये दो अनुषंगी क्षेत्र बन गए, है ना। तो मैं इसमें लिख दूं कृषि वानिकी। ठीक है, कृषि वानिकी। अब इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर या समेकित कृषि। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यही था, इससे अलग नहीं है, इसी का भाग। मेन कृषि है, ये दोनों उसकी ऑक्सिलरी ब्रांच। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, मैं आप लोगों से फिर एक बात कहना चाहूंगा, आईएएस बनने के लिए पढ़ना तो अलग बात है, या कुछ भी बनने के लिए कम से कम वो एप्टीट्यूड तो रखना चाहिए, एक वो एप्टीट्यूड हो। और यहाँ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नहीं जैसे आप में, आप इसमें आप ऐसा मत सोच रहा हूँ आपका तो एप्टीट्यूड है इसीलिए सवाल पूछा आपने। मैं बाकी कई सारे लोगों को देखता हूँ और मुझे देख के चेहरे से पता चल जाता है ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इसको लाइटली ना लें, ये सीरियस बिजनेस है। एक चीज़ याद रखना, आपने ये तैयारी शुरू करके शेर भगा लिया अपने पीछे। अब वही बातें हैं, या तो आप इतना तेज दौड़िए कि आप अपने गोल को अचीव कर लो, ये शेर खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इस गलतफहमी में मत रहना। ये मैं आज बोल रहा हूँ, ये आपको 5 साल बाद पता चलेगा। आपको ये सब मजाक लग रहा होगा, और स्पेशली लड़कियों की संख्या ज्यादा है, और लड़कियां वास्तव में मजाक, कुछ लड़कियां, सब नहीं, लड़कियां सबसे सीरियस होती हैं पढ़ने में और रिजल्ट भी बताते हैं यही सब। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, मैं उन्हीं को कहूँगा, उनके पास 5 साल भी नहीं है, ग्रांटेड है बस 2-1 साल, वो भी उधार दे दिए गए। घर वालों ने पढ़ ले, जो करना है कर ले, उसके बाद देखेंगे।
फिर आगे का नहीं तो फिर मामला। तो ये मौका मिला है तो इसे कैपिटलाइज कर लीजिए अच्छे से। हवाबाजी नहीं, हवाबाजी तो आप तो कर ली हो। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग देखो चूंकि क्लास एक जॉइंट क्लास है तो ऐसा टॉपिक शुरू करेंगे इकोनॉमी में जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सब लोगों का साथ में हो जाए और थोड़ा छोटा भी हो। तो इस तरीके से आप इसमें हेडिंग डालिए। ये इकोनॉमी का सबसे मुश्किल भाग भी है जो आज हम लोग कर रहे हैं या जिसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। बाकी मुश्किल नहीं है, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये टेक्निकल है बिल्कुल। तो आप इसमें हेडिंग लिखिए। सबसे पहला ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर का टॉपिक का नाम तो पता नहीं उन्होंने क्या दिया होगा, उनके सिलेबस में क्या होगा मैंने देखा नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, एवं आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा मुझे ये बताओ, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में कुछ अंतर है? दोनों एक ही बात है। अच्छा इसमें एक और चीज लिखो, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, अल्प विकास, अंडर डेवलपमेंट। अल्प विकास तीसरा है, अल्प विकास, अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अंतर है, दोनों में अंतर है। हाँ जी, क्या अंतर है? बैठे बैठे बता दीजिए। आर्थिक समृद्धि क्वांटिटेटिव होती है और आर्थिक विकास क्वालिटेटिव होता है। कैसे? सर ग्रोथ ही नहीं, विकासशील देशों के लिए होता है। और कोई? इकोनॉमिक ग्रोथ कैपिटल के बेसिस हो जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्सनैलिटी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इसकी मतलब समृद्धि जो है वो साधन है और विकास साध्य है। समृद्धि से ही विकास को पाया जा सकता है, विकास से समृद्धि नहीं है, समृद्धि से ठीक है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना? ऐसा नहीं, मतलब ऐसा है लेकिन ये समझाने वाला इनको समझ में नहीं आएगी बात। साधन साथ ये है ना। देखो सुनो, जब किसी देश में, हाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। जैसे कि कोई भी किस चीज का? हम लेते हैं, कोई भी इकोनॉमिक डेटा हम लेते हैं। किस चीज का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट? सर एक कंट्री के जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी मतलब हो रही है उसमें कितना आय आ रही है या कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ किसी देश की अर्थव्यवस्था में यह बताता है कि उसमें क्वांटिटी के लेवल पर कितना बदलाव हो रहा है। जैसे राष्ट्रीय आय कितनी है किसी देश की, पर कैपिटा राष्ट्रीय आय कितनी है किसी देश की, उसमें कितना बदलाव हुआ, इस साल कितनी थी, अगले साल कितनी। जीडीपी कितनी है किसी देश की, इस साल कितनी है, अगले साल कितनी है। आर्थिक समृद्धि हमेशा ये बताएगा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक लेवल पर क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्वांटिटेटिव लेवल पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। मान लीजिए किसी भारत में हम लोगों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो इस साल 1000 रुपए थी, अगले साल वो बढ़कर 1500 रुपए हो गई पर कैपिटा इनकम, है ना? तो 500 रुपए का बदलाव हुआ। तो क्या कह सकते हैं इसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, है ना? क्योंकि जहां पहले 1000 रुपए की हमारी पर कैपिटा इनकम थी अब वो बढ़कर 1500 रुपए हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि देश में आर्थिक विकास हो गया, क्योंकि आर्थिक विकास किसी देश में
गुणात्मक परिवर्तनों को बताता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों को या क्वालिटेटिव चेंजेस को। जैसे किसी देश में आय तो बढ़नी ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि आय नहीं बढ़ेगी, लेकिन आय के साथ साथ वहां क्या हो रहा हो, शिक्षा के स्तर पर वहां बदलाव हो रहा हो, स्वास्थ्य के लेवल पर वहां बदलाव हो रहा हो। शिक्षा के लेवल पर क्या बदलाव हो रहा हो, साक्षरता दर बढ़ रही हो, लिटरेसी रेट बढ़ रही हो, तो कह सकते हैं लोग शिक्षित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के स्तर पर क्या होना चाहिए, तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही हो, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही हो, तो कह सकते हैं कि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। और तीसरे लेवल पर अगर वहां पर एक और इसमें हम लोग आयाम जोड़ लेते हैं, अगर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जिसे हम लोग एमएमआर कहते हैं या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जिसे हम लोग आईएमआर कहते हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अगर किसी देश में ये कम है तो इसका मतलब यह है कि वहां साफ सफाई की सुविधाएं खूब है देश में। इस ओवरऑल का मतलब ये हुआ कि यदि किसी देश में पर कैपिटा इनकम के साथ साथ ऐसे आंकड़ों के ऊपर भी देश में तरक्की हो रही हो, तब हम लोग ये कहेंगे कि वहां आर्थिक विकास है। इसलिए आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि होगी। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की अगर पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी तो क्या वो शिक्षा के ऊपर खर्च कर पाएगा, स्वास्थ्य के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर? इसका मतलब यहां पर वो तभी खर्च कर सकता है जब उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही हो। क्लियर है? इसका मतलब आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि शामिल होगी ही। ये आर्थिक विकास है तो ये आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच का अगर आप एक चित्र से समझाएंगे इसे, तो बड़े घोड़े में छोटा गोला है। ये बड़ा गोला क्या है? आर्थिक विकास, और ये छोटा गोला आर्थिक समृद्धि। आया नहीं आया? देखो, अब इसको थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं। मैंने बताया जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है ना? तो पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगी? जब नेशनल इनकम बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़े। जब देश की आय बढ़ेगी तभी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। और राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगी? जब जीडीपी बढ़ रही हो, यानी देश में उत्पादन बढ़ रहा हो। जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी देखेंगे उसकी परिभाषा को क्या होती है, या सकल घरेलू उत्पाद। अगर किसी देश में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उस देश के नागरिकों, उस देश के सभी लोगों के द्वारा, चाहे उसमें देशी हैं या विदेशी हैं, सभी लोगों के द्वारा एक वर्ष में किए गए उत्पादन का मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मान लीजिए भारत में सब लोगों ने मिलके एक साल में 2 शर्ट बनाई। एक शर्ट की कीमत 100 रुपए है बाजार मूल्य, तो जो जीडीपी है वो कितनी हो गई? 200 रुपए। क्लियर है? मान लीजिए भारत में सभी लोगों ने एक साल में मेहनत करके, काम करके जो उत्पादन किया वो 2 शर्ट थी। एक शर्ट की बाजार मूल्य है 100 रुपए, तो जीडीपी हो जाएगी 200 रुपए। समझ में आ गया? अगले साल मान लीजिए 3 बना ली और मौद्रिक मूल्य सेम है, हम महंगाई को 0 मान लेते हैं, महंगाई है नहीं देश में, तो फिर कितनी हो गई जीडीपी? 300। कितने परसेंट की ग्रोथ रेट देखने को मिली है? पहले 200 थी, फिर 300 हो गई, 100 और बढ़ गए, तो 50% का इंक्रीमेंट हो गया। तो ग्रोथ रेट कितनी हो गई? 50%। तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी आई? 50%। आया? नहीं आया? अच्छा, किसको नहीं आया ये बताओ, फिर समझाऊं। बेझिझक हाथ उठाइए, इसमें कोई घबराहट नहीं है, ठीक है ना? ठीक। देखो, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं, अब पहले ये समझो, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि को देखेंगे बाद में, क्योंकि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि सबसे पहले जीडीपी से ही जुड़े हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, यानी भारत की बाउंड्री में। अब इसमें मैरीटाइम बाउंड्री भी आती है।
समुद्री सीमा भी आती है इसमें, ठीक है ना। तो यानी भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी लोगों के द्वारा एक वर्ष में जो उत्पादन किया जाए, ठीक है, उस उत्पादन का मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। जैसे भारत में सभी लोगों के द्वारा एक वर्ष में 2 शर्ट बना ली गई और उस एक शर्ट का बाजार मूल्य है 100 रुपए, तो मैंने क्या कहा, उस उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है ना, और मौद्रिक मूल्य कितना है शर्ट का, 100 रुपए। का मतलब गुणा होती है, तो 100 की गुणा कर दो 200 में, 2 में, तो कितना होगी जीडीपी, आया नहीं आया, ठीक है। अब अगले साल और मेहनत करी हम लोगों ने, ये जीडीपी ग्रोथ रेट देखना, अगले साल हम लोगों ने और मेहनत करी, शर्ट 3 बना ली। मान लो मौद्रिक मूल्य अभी भी 100 ही है, जो पिछले साल था वही है, मान लेते हैं, महंगाई नहीं है, नहीं तो महंगाई बढ़ जाती है ना, मौद्रिक मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन ये मान लिया महंगाई नहीं है देश में, वही, तो कितना हो गया 300, पहले कितना था, अब कितना अंतर आया, इसका कितने प्रतिशत है, 100, 50, कितने परसेंट हो गया इंक्रीमेंट, ग्रोथ रेट कितनी आ गई, 50%। आया, किसको नहीं आया, आ गया, नहीं अभी आया नहीं है, मुझे पता है आ जाएगा, लेकिन हाँ ये है, झाड़ू लग गई, ये क्लियर है। इसकी परिभाषा लिख दो। अभी बताऊंगा उसे, फिर वो आगे ना फंस जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे आगे आगे, पहले यही क्लियर हो जाए, फिर महंगाई का भी देखेंगे। इसमें 2 तरीके की जीडीपी हो जाएंगी, जीडीपी एक तरीके की नहीं होती, 2 होती है, एक होती है नॉमिनल, एक होती है रियल। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिसमें महंगाई का कंपोनेंट शामिल हो, और रियल जीडीपी वो होती है जिसमें महंगाई का कंपोनेंट ना हो। जैसे मान लीजिए इस साल में, पहले साल जो शर्ट की कीमत थी वो 100 रुपए थी, ठीक है, अब महंगाई आ गई 10%, शर्ट की कीमत कितनी हो गई, 110, है ना। अब हम लोग ये नहीं मानते कि, अब हम लोग ये नहीं मान रहे, सिंपल देखते हैं, ये नहीं मानते कि शर्ट 3 बनी थी, हम लोग ये मानते अगले साल भी हमने 2 ही बनाई, ठीक है, अगले साल भी हमने 2 ही शर्ट बनाई, पूरे साल मेहनत करके, जीडीपी कितनी हो गई, 220, है ना। क्या उत्पादन बढ़ा, नहीं, उत्पादन बढ़ा क्या, शर्ट तो 2 ही थी, लेकिन जीडीपी इन्फ्लेट कर दी नहीं, 20 रुपए, लेकिन ये क्यों किया, क्योंकि महंगाई की वजह से। तो अगर हमें इसको कहेंगे नॉमिनल जीडीपी, ये रियल नहीं है, रियल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें महंगाई का कंपोनेंट शामिल है, वास्तव में कोई वृद्धि नहीं हुई, शर्त तो 2 ही थी, लेकिन चूंकि महंगाई के चलते मौद्रिक मूल्य बदल गया, इसलिए जो जीडीपी है वो इन्फ्लेट करके दिखी। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें रियल जीडीपी निकालनी है तो महंगाई का कंपोनेंट को इसमें से घटाना पड़ेगा, हाँ या ना। महंगाई का कंपोनेंट कितना था, 10 रुपए, तो कितने घटाने पड़ेंगे इसमें से, 20 रुपए, तो क्या हो गया, अब जो आगे का बचा ये रियल जीडीपी आ गई, नहीं, यही वो था एग्जैक्ट जो था, इसको कहते हैं रियल जीडीपी। इसीलिए जीडीपी 2 तरीके की होती है, वास्तविक और नाम मात्र की। ये मैं आगे कराऊंगा, ये पूछा गया एग्जाम में, यूपीएससी तो यही पूछेगी, नॉमिनल और रियल, ठीक है ना। हाँ, इसे मैं कहाँ लगाऊंगा, और मैं इसे लगाऊंगा तो ये और आता है, चलो अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, बस 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। भारत वालों को भी देखेंगे और भारत के बाहर वालों को भी देखेंगे, जो बाहर के यहाँ है उन्हें भी देखेंगे, है ना। जब हम लोग नेशनल इनकम पर आएंगे जीडीपी से, तब वहाँ चलेंगे, है ना, क्योंकि अभी अगर होगा ना तो सबके दिमाग में फिर से कूड़ा भरने लगेगा। अभी तो मैंने झाड़ू लगाई है, फिर से फैल जाएगा, तो फिर लगानी पड़ेगी। फिलहाल इसके बाद पहले परिभाषा लिख लो, जीडीपी
ठीक है, इसमें पहली परिभाषा लिखो, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। ठीक है, इसमें आप पहले पॉइंट में लिखना, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उसके सभी निवासियों द्वारा, निवासी है इसमें, इसका मतलब भारतीय और विदेशी दोनों होंगे, है ना, उसके सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष में किए गए, एक वर्ष में किए गए उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, फिर से वंस मोर, इतना अच्छा लगा, चलो लिखता हूं, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, अब जिसने पूरा लिख लिया वो दोबारा मत लिखना क्योंकि बदल जाएगा डेफिनेशन, आगे पीछे होगा, तो जिसने नहीं लिखा वो लिखेंगे। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उस देश के निवासियों द्वारा, उस देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में किए गए, उस देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है, कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, तो इसमें शर्ट वाला एग्जांपल लिख लो, ये आपको आगे तक याद रहेगा। 2 शर्ट बनाई, 100 से गुणा कर दो, आगे 200 लिख दो, तो जीडीपी हो गई 200। ठीक है, देखो इसमें एक वर्ड मैंने यूज किया, निवासी। निवासी का मतलब भारतीय नहीं, वो बाहर के लोग भी जो भारत में रहते हैं। ठीक है, अब अगर हमें, देखो ये तो हुआ भारत की घरेलू सीमा में उत्पादन, लेकिन भारत में रहने वाले जो लोग हैं विदेशी, वो काम यहाँ करते हैं, उत्पादन यहाँ करते हैं, लेकिन आय अपनी अपने देश में भेज देते हैं। मान लीजिए कोई नेपाल का व्यक्ति है, दिल्ली में काम करता है, पैसे कमाता है और आय कहाँ भेज देता है अपनी, उसका एक कंपोनेंट नेपाल में। अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालनी हो देश की, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना हो, ऐसा समझिए, ये तो सकल घरेलू उत्पाद है, घरेलू की जगह राष्ट्रीय निकालना हो तो केवल भारतीयों का देखना पड़ेगा हमें, हाँ या ना, या पाकिस्तानियों का भी देख लेंगे, वैसे देख तो सकते हैं, नहीं भारतीयों का ही देखना पड़ेगा। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, विदेशियों का तो हमें सकल घरेलू उत्पाद में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, उत्पादन करके बाहर भेज देंगे। अब कुछ भारतीय भी बाहर रह रहे हैं, वो भारत में अंदर भेजेंगे अपना उत्पादन करके। मान लीजिए यूएई में कुछ लोग काम करते हैं, या अमेरिका में कुछ लोग काम करते हैं, कनाडा में हम लोग ड्राइवर का काम करते हैं, वहां नौकरी करके पैसा भारत भेजेंगे, तो सकल घरेलू उत्पाद में वो जोड़ना पड़ेगा नहीं। इसलिए अगर हम लोगों को राष्ट्रीय उत्पाद निकालना हो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो, तो भारतीयों का तो जो विदेशों में रह रहे हैं जोड़ना पड़ेगा जीडीपी में, और इसमें से विदेशियों का घटाना पड़ेगा। सही है, जोड़ दें। अब इसमें ऐसा समझिए, मान लीजिए ये जीडीपी है और इसमें भारतीयों का, जो बाहर भारतीय रह रहे हैं, मान लीजिए उनका एक्स है, उनका कंपोनेंट एक्स है, जो बाहर से हम लोगों को भेज रहे हैं, तो वो जोड़ना पड़ेगा। और मान लीजिए विदेशियों का एम है, तो वो घटाना पड़ेगा, हाँ या ना। और जो ये बचाव आगे आएगा, ये डोमेस्टिक की जगह नेशनल हो जाएगा नहीं, ये डी की जगह में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये GNP लिख सकता हूं मैं इसे,
हाँ है ना? अच्छा, किसको नहीं आया? अरे नहीं, बता दो, नहीं आया होगा, मुझे पता है नहीं आया। हाँ नहीं, मैंने ऐसे ही ले लिया, मेरा मन किया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, ये तो मेरा मन था। दिमाग से एक्सपोर्ट इंपोर्ट मत रखो, उसमें बड़ा सीधा सा रखो। एक्स हम लोगों ने भारतीयों का माना, जो भारतीय भारत में बेचते हैं अपनी आय का कंपोनेंट, और एम हमने विदेशियों का माना, जो भारत में रहकर काम करते हैं लेकिन अपनी आय का कंपोनेंट बाहर भेज देते हैं। भारतीयों का जोड़ लिया, विदेशियों का घटा दिया, दैट्स इट। अब एक्सएम के चक्कर में मत पड़ो। देखो कॉन्सेप्ट पे जाओ हमेशा। यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे, एक्सएम का चक्कर नहीं है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्या फर्क पड़ रहा है ना? मुझे ये बताओ, ये बात आई? अच्छा, कौन कौन सा जिसको नहीं आई फिर समझाऊंगा। नहीं आई? हाँ, और कोई था? नहीं आई। देखो सकल घरेलू उत्पाद आ गया था, जीडीपी आ गई थी। भारत में नेपाल, दुनिया भर के लोग रहते हैं, नहीं विदेशी काम करते हैं यहाँ, लेकिन इनकम कहाँ भेजते हैं? अपने घर। अपने घर माने कि नेपाल में, जहां भी वो रहते हैं, है ना? तो सकल घरेलू उत्पाद में वो इनकम जुड़ गई थी, उनकी नहीं जुड़ गई थी? जब हमने सकल घरेलू उत्पाद, जब शर्ट बनाई, उस शर्ट बनाने में कुछ विदेशियों ने भी तो काम किया होगा, नहीं? और उस विदेशियों की आय हमने जोड़ ली थी इसमें, जबकि था क्या वास्तव में? जो उनको आय मिली उसको तो उन्होंने बाहर भेज दिया ना अपने देश में, तो उनकी घटानी चाहिए थी। कुछ बाहर के लोग भी, हमारे देश के लोग भी होंगे जो बाहर रह रहे होंगे, वो भी अपनी आय का कंपोनेंट यहाँ भेजते होंगे। अगर हम लोगों को राष्ट्रीय निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? भारतीयों की तो जोड़नी पड़ेगी और विदेशियों की इसमें से घटानी पड़ेगी। जो रिजल्ट आएगा वो जीएनपी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब डोमेस्टिक से चेंज होकर ये नेशनल में बन गया। अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गया और ये केवल भारतीयों का उत्पादन आया। एक वर्ष में कुल सारे भारतीयों ने मिलकर क्या उत्पादन किया, ये आया जीएनपी। क्लियर है? ठीक। अब मुझे ये बताओ, ये जीएनपी है। जब हम लोगों ने कोई भी हम लोग उत्पादन करें किसी भी चीज का, तो उसमें कुछ डेप्रिसिएशन होता है, नहीं होता? घिसावट होती है कुछ, मशीन का मेंटेनेंस मान सकते हैं। और ये मेंटेनेंस हमेशा ही होगा। उत्पादन में मेंटेनेंस हमेशा होगा, नहीं होगा? आपका उत्पादन में मेंटेनेंस है, नहीं है? आपके उत्पादन में मेंटेनेंस है या नहीं है? है ना? ये खर्चा आप जो कर रहे हो क्या है? ये मेंटेनेंस है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस मेंटेनेंस को अगर हमें नेट निकालना हो, देखो नेट पर ही पहुंचना पड़ेगा। नेट पर जब हम लोग नेट पर पहुंचेंगे तभी पर कैपिटा एग्जैक्ट निकल पाएगी। पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा नेशनल जीडीपी जो भी निकलेगी वो नेट पर ही निकलेगी। तो जीएनपी में से, ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा दें तो ये ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। मैं अगर इसमें से जो घास है, उत्पादन में जो घिसावट हो रही है, जो मेंटेनेंस हो रहा है, वो अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो ये जो जीएनपी है ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं? जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एन में। तो अब ये क्या आया? एन आ गया। इसे क्या कहते हैं? एनएनपी। ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। अब ये राष्ट्रीय आय हो गई, नहीं? सभी भारत के लोगों के द्वारा कुल उत्पादन को ये बता रहा है, नहीं बता रहा? डेप्रिसिएशन वगैरह हमने सब निकाल दिया, जिसका जिसको था वो दे दिया। अब ये क्या है? ये नेट है। तो ये देश की राष्ट्रीय आय होगी, नहीं हो गई? लिख लो इसको। ये इक्वेशन बनाओ, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एन इक्वल टू जीएनपी। अच्छा, अंग्रेजी वाले और है क्या? तो चलो तो लिख लो अंग्रेजी वाले। पहले इसे बना लो, पहले इसे लिख लो, उसके बाद में जीडीपी की डेफिनेशन लिखवा दो।
ये लिख लिया, अंग्रेजी में जीडीपी की डेफिनेशन लिख लो। ये नहीं आया, आ गया? किसको नहीं आया अच्छा बताओ? नेट कैसे होता है? ग्रॉस था, ग्रॉस में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं निकाला था, मेंटेनेंस तो होता है ना मशीन का, तो ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन को घटा दें, डी घटा दीजिए तो नेट आ गया ना। मान लीजिए 100 रुपए का शर्ट बनी, लेकिन 100 रुपए शर्ट बनाने में 5 रुपए का मशीन का खर्चा और आ गया, है ना? तो ये क्या था, उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा ना ये उसमें। तो एग्जैक्ट तो जो उत्पादन हुआ वो 95 का ही हुआ, क्योंकि अब 5 रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा आपको। देखो हमेशा डेप्रिसिएशन का आप उत्पादन में पता तो चल ही जाता है। जैसे मेंटेनेंस होता है जब साल भर का, जैसे ऐसा समझिए, मान लीजिए 1 किलो कपास है, तो 1 किलो कपास से 1 किलो धागा तो नहीं बनेगा, कम बनेगा उससे, तो वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन 1 किलो कपास का जो मूल्य है वो उस तरीके से धागे का मूल्य निर्धारित होगा कि 1 किलो कपास का भी उसमें कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाए, डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड हो जाए और बाकी की सब चीजें भी इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो ऐसे पता चल जाता है कि इतना डेप्रिसिएशन इसमें आ पा रहा है। क्लियर है? आया समझ में डेप्रिसिएशन? अब मूल्यह्रास, मूल्यह्रास कहते हैं हिंदी में, डेप्रिसिएशन को मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास लिख सकते हैं डी को, अंग्रेजी में लिखिए इसे, जीडीपी की डेफिनेशन लिखिए पहले। GDP of a country, GDP of a country would be, GDP of a country would be the whole production, the whole production conducted by, the whole production conducted by the all inhabitants, the all inhabitants of that country in a year, multiplied by and multiplied by the monetary value of that production, ठीक है? क्लियर है? ये लिख लिया सबने? हाँ जी। ये डेप्रिसिएशन में लिखेंगे उसे, डेप्रिसिएशन में आएगी, है ना? डेप्रिसिएशन में आएगी। हास हो गया ना, हास हो गया। मान लीजिए मैं बाजार से 2 अंडे की क्रेट खरीद के लाया। जब मैं उसे खरीद के लाया तो उसमें अंडे की जो क्रेट थी उसमें पूरे अंडे, लेकिन जब मैं घर लेके पहुंचा तो एक खराब हो गई, एक पूरी फूट गई, गिर गई। अब मैं क्या करूंगा? अगर अब मैं बाजार में अंडे बेचूंगा तो क्या करूंगा? वो जो डेप्रिसिएशन हुआ उसे उस एक अंडे की क्रेट से वसूल करने की कोशिश करूंगा? नहीं। क्या करूंगा? उसमें दाम बढ़ा दूंगा? नहीं। तो जनरली वो डेप्रिसिएशन ही होता है, ठीक है? इसीलिए डेप्रिसिएशन वेरिएबल होता है, किसी पर ज्यादा मिलेगा, कहीं पर कम मिलेगा। टैक्स किसमें? मुझसे एक कदम आगे मत चलो। अगर मुझसे आप एक कदम आगे चलोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ साथ चलो तो समझ में आएगा। टैक्स वाली बात तो अब आएगी आगे, मैं अभी रुका हुआ हूं इसीलिए, है ना? तो आप मेरे साथ चलो। फिलहाल यहाँ तक आ गया क्लियर? देखो अब जो ये एनएनपी आई, इसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये एनएनपी होती है फैक्टर कॉस्ट पर, एक होती है कारक लागत जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में कहते हैं इसे कारक लागत। एनएनपी है फैक्टर कॉस्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर राष्ट्रीय आय कहलाता है।
तो आप इसकी परिभाषा लिख लो सबसे पहले तो नोट में। इस प्रकार कारक लागत पर कारक लागत बताऊंगा मैं क्या होता है, अभी दिमाग में ऊपर से जाने दो इसे। इस प्रकार कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है, किसी देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, इसे लिख लो अंग्रेजी में। सो द नेट नेशनल प्रोडक्ट at factor cost is known as national income, ठीक है। देखो ये कारक लागत क्या होती है, मान लीजिए इसको ऐसे समझो, बड़ा सिंपल सी बात है, इसे ज्यादा बोझिल तरीके से मत समझो, बोझिल तरीके से नहीं समझ में आएगी, बड़ा सिंपल तरीके से समझ में आएगी। ये उत्पादन का कोई व्यवस्था है, ठीक है, इस व्यवस्था में उत्पादन हो रहा है कोई, मान लीजिए ये भारत की व्यवस्था है, इस भारत की व्यवस्था में उत्पादन हो रहा है। जब कोई प्रोडक्शन हुआ और कोई प्रोडक्शन होने के बाद फैक्ट्री से बाहर निकला, तो उसमें सबसे पहले क्या ऐड हो जाएगा प्रोडक्शन में? टैक्स, है ना, टैक्स ऐड हो जाएगा उसमें, नहीं। जब ये प्रोडक्शन हो रहा था, सरकार ने कुछ सब्सिडी भी दी होगी, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, फ्यूल के ऊपर दी होगी ना। जो ये उसकी लागत आई उस उत्पादन की, उसमें से जो सब्सिडी सरकार ने दी वो माइनस होगी, नहीं होगी? मान लीजिए शर्ट 100 रुपए की बनी, लेकिन 5 रुपए सरकार ने सब्सिडी के रूप में दिए हुए थे, बिजली, पानी, बाकी सब चीजें। तो वास्तव में एग्जैक्ट कॉस्ट क्या हुई उसकी? 95 रुपीज हुई। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? सब्सिडी को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये आई निकल के सामने, ये मार्केट वैल्यू आ गई नहीं उसकी? बताओ मुझे, ये मार्केट प्राइस हुआ नहीं हुआ? आया ना? इससे कम पे नहीं बेचूंगा, है ना, कम से कम इतने पे तो बेचूंगा ही, क्योंकि टैक्स सब्सिडी से घटा देनी है। ये मार्केट प्राइस, इसको कहते हैं एनएफपी एट मार्केट प्राइस। साफ कह सकता हूँ? नहीं रुकूंगा अभी, 1 मिनट सोच लो। ये बिल्कुल सही है, नहीं? अभी प्रॉफिट, बाजार मूल्य में प्रॉफिट ऐड नहीं होता। अगर प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट तो दुकानदार का होता है, सरकार का थोड़ी होता है। हमें तो उत्पादन देखना है, जीडीपी में प्रॉफिट ऐड नहीं करते। किसमें? वो तो इसमें आ गया ना सब, प्रोडक्शन में वो सब आ गई कॉस्ट। देखो मैंने शर्ट बनाई, बड़ी सीधी सी बात है, इसको ऐसा मत समझो मैं कुछ एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। शर्ट बनाई, जब वो फैक्ट्री से बाहर निकली तब उसकी कीमत 100 रुपए थी। सरकार ने 10 रुपए उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, कीमत कितनी हो गई उसकी? 110। लेकिन सरकार ने मुझे 5 रुपए पहले ही सब्सिडी के रूप में दे रखे थे, तो 5 रुपए मुझे उसके लिए घटाने पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि वो सरकार ने मुझे दिए हुए हैं भाई। तो कितनी कीमत हो गई उसकी? 105। ये क्या हो गया उसका? मार्केट प्राइस, दैट्स इट। साफ? अब इसको समझो, ये एनएनपी एट एमपी हो गया। इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, इसको क्या कहते हैं? ये होती है फैक्टर कॉस्ट। ये हुई एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हुई एनएनपी एट मार्केट प्राइस हुई। इसको फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट।
ठीक है, ये है NNP मार्केट प्राइस। बराबर से इधर ले आओ इसे सबको। जब बराबर से इधर लेके आएंगे तो इसमें से टैक्स क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सब्सिडी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और ये क्या आ जाएगा? एक सेकेंड। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक किया मैंने। देखो ये और ये क्या आई अब? फैक्टर कॉस्ट। लिख सकते हैं इसे? नहीं, ये फैक्टर कॉस्ट थी। इसी को कारक लागत पर कहते हैं। कारक लागत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखो मार्केट प्राइस में ये बाजार मूल्य हो गया, ठीक है। जो बाजार मूल्य हुआ, बाजार मूल्य में NNP एट मार्केट प्राइस ये थी स्थिति। जब कोई वस्तु बाजार में बिकने के लिए गई तो ये गई यहाँ पे, लेकिन उसमें ये चीजें तो शामिल थी ना, ये चीजें उसमें पहले से ही शामिल थी। तो अगर हम लोगों को इसे फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो तो इधर रिवर्स करना पड़ेगा, वापस इधर लेके आना पड़ेगा। तो फैक्टर कॉस्ट में करने के क्या करना पड़ेगा? NNP माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडी, क्योंकि ये सिस्टम में बाय डिफॉल्ट थी। ये चीजें मार्केट प्राइस में शामिल थी नहीं थी? बताइए, ये मार्केट प्राइस में शामिल थी नहीं थी? अगर इसे फैक्टर कॉस्ट में बदलना पड़े तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा यानी उल्टा करना पड़ेगा, इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो क्या करें? NNP एट MP वो तो वही रहेगा, उसमें से क्या करें? टैक्स को घटा दें, सब्सिडी को जोड़ दें, तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। डायरेक्ट प्रोडक्शन इसलिए किसको? NNP एट इसी को कहते हैं। नहीं, इसको घटाना हमें इसको समीकरण को हमें इसमें से माइनस प्लस नहीं करना है। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, हमें निकालना है नेट वाला मामला। देखो ये किसी अर्थव्यवस्था में जुड़ने चाहिए या नहीं जुड़ने चाहिए? बताइए, क्या टैक्स उत्पादन में जुड़ना चाहिए? अरे नहीं जुड़ना चाहिए। देखो शर्ट बनाई 100 रुपए की, टैक्स लग गया 10 रुपए का, तो क्या कुछ उत्पादन हुआ? वो तो शर्ट तो एक ही थी, इसलिए टैक्स को हम लोग उत्पादन में तो नहीं जोड़ेंगे ना। सब्सिडी को जोड़ेंगे क्या उत्पादन में? सब्सिडी ने कुछ उत्पादन किया क्या? नहीं किया ना। लेकिन सिस्टम में मार्केट प्राइस में तो शामिल होते हैं ये दोनों, टैक्स भी शामिल होता है और सब्सिडी भी। और हमने जीडीपी की परिभाषा में क्या लिखा था? मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो जब हम लोग जीडीपी को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये वाली सिचुएशन मिलती है नहीं, NNP MP मिलता है। लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं ये तो सरकार को चली गई, टैक्स सरकार को दे दिया और सब्सिडी सरकार से ले ली। क्या इसमें कोई उत्पादन हुआ? कोई चीज वैल्यू एडिड हुई? कोई किसी चीज का वैल्यू एडिशन हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या करना पड़ेगा? इसे घटाना पड़ेगा, इसे रिवर्स करना पड़ेगा। जब रिवर्स करके हमें प्राप्त होता है वो होता है NNP एट FC, और यही वास्तव में राष्ट्रीय आय है। वैल्यू प्रोडक्शन इतनी होगी ना, वैल्यू जो आएगी प्रोडक्शन इतनी होगी। हाँ, इसकी वैल्यू प्रोडक्शन के बराबर है। दैट्स इट। देखो फिर से समझो, रुको अभी रुको। मैंने आपको जीडीपी की परिभाषा बताई। जीडीपी की परिभाषा में उत्पादन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? मौद्रिक मूल्य से कर रहे थे? नहीं, हाँ या ना? ठीक है। मौद्रिक मूल्य ये ऐड होता है नहीं होता? शामिल होता है नहीं होता? अगर बाजार मूल्य किसी चीज का है, बाजार मूल्य में दो चीजें ऐड होंगी नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए? ये तो घटना चाहिए नहीं। अगर किसी वस्तु में का एग्जैक्ट अगर मॉनेटरी वैल्यू निकालनी हो तो ये दोनों चीजें तो उसमें से होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि टैक्स सरकार को दे दिया और सब्सिडी सरकार से ले ली, बात खत्म हो गई। उत्पादन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना उससे। तो इन दोनों को क्या करना चाहिए? इन दोनों को हटाना चाहिए इसमें से, NNP में से, NNP एट MP में से इनको हटाना चाहिए। और जो आएगा, जो भी इनको हटाने पर आएगा बाहर,
वो हमारे पास रियल प्रोडक्शन की वैल्यू होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, NNP/FC। तो हम लोगों ने क्या किया, NNP/MP में से टैक्स तो घटा दिया, क्योंकि जब इधर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस प्लस में बदल जाएगा, और प्लस माइनस में, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस, और सब्सिडी को क्या कर देंगे, प्लस। अब क्या हुआ, ये फैक्टर कॉस्ट, ये रियल प्रोडक्शन हो गई। इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, यही राष्ट्रीय आय है NNP/FC। किसकी जगह, प्रोडक्शन की जगह लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ NNP/MP, हाँ यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये NNP/MP है ना, हाँ यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, एग्जैक्टली इसको हम लोग FC भी लिख सकते हैं, NNP/FC। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, अब वो डिस्ट्राइक की ना मुझे, इसको या NNP/FC लिख सकते हैं, हाँ फाइनल कॉस्ट, फाइनल वैल्यू एडिशन वही है, ये फाइनल वैल्यू एडिशन है, इसी को GVA कहते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का नाम सुना है, सकल मूल्य वर्धन, और नई कॉन्सेप्ट थी, देखो पहले किसी अर्थव्यवस्था को GDP में मापते थे, लेकिन GDP में बाय डिफॉल्ट ये दोनों चीजें शामिल होती थी, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू से जोड़ रहे थे। तो अर्थशास्त्रियों ने 2003-4 के आसपास GDP से किसी अर्थव्यवस्था को मापना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि टैक्स और सब्सिडी दोनों मॉनेटरी चीजें हैं, इनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, ये तो सरकार के पास चली जाती हैं और सरकार के पास से आ जाती हैं, केवल ये किसी चीज के मूल्य को या तो कम करती हैं या मूल्य को बढ़ाती हैं, उत्पादन में कोई अंतर नहीं करती। ठीक है, करेंगी क्या? अरे आप लोग तो ऐसे देख रहे हो, जब हम लोग गलत हो जाए ना आगे, तो फिर पीछे 2 कदम हट जाओ, तभी समझ में आएगा। रास्ता भूल जाए तो सबसे बढ़िया तरीका है। मैंने आपको GDP की डेफिनेशन बताई। GDP की डेफिनेशन में मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ से मल्टीप्लाई किया था नहीं किया था? इस शर्ट की मॉनेटरी वैल्यू यानी बाजार मूल्य, जो बाजार मूल्य होता है किसी भी शर्ट का, क्या मुझे ये बताइए उसमें ये 2 चीजें शामिल होती है? नहीं। टैक्स को उसमें जोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि टैक्स हमने सरकार को दे दिया, अब घर से तो देंगे नहीं, तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन में ऐड करेंगे। सब्सिडी सरकार से ले ली, तो वो तो अपनी जेब से तो नहीं गई, ली, अब उसे वापस करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, सब्सिडी को हमने घटा दिया। इसका मतलब NNP और MP जो आया, NNP जो मार्केट प्राइस आया, उसमें किसी वस्तु की वैल्यू, वास्तव में जो उसकी वैल्यू है वो होगी एक तो शामिल, एक उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होगा शामिल, और सब्सिडी उसमें से घटाई जाएगी। अब जो निकल के आया सामने क्या आया, NNP/MP आ गया। यहां तक समझ में है? यहां तक किसको नहीं आया? सर ये तो नेट कॉस्ट होगी, मार्केट प्राइस कैसे होती है? सर प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने टैक्स जोड़ दिया, सब्सिडी बता दी, तो नेट कॉस्ट। भाई साहब ये आप प्रॉफिट में क्यों जा रहे हो? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा, आप अर्थव्यवस्था को माप रहे हो और आप बनिए की दुकान पे बैठ के माप रहे हो। अरे उनके घर नहीं जाना, अगर वहां जाएंगे तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, और प्रॉफिट में जाने फिर तो प्रॉफिट क्या होता है। अंबानी के घर बैठ के अर्थव्यवस्था मत मापो, ये आप अपनी फैक्ट्री के आधार पर देखो। जब मैंने शर्ट बनाई अपने उत्पादन की, शर्ट का कोई फैक्ट्री है मेरी और उसमें शर्ट में बनाई, शर्ट मैंने बाहर बना के उसको बाजार में जब मैं लेके गया, तब उसमें 2 चीजें होंगी। पहली चीज उसमें क्या होगी, मैंने जैसे ही मैं फैक्ट्री के बाहर निकला होगा, सरकार ने टैक्स ले लिया होगा मुझसे, GST लग गया होगा उसके ऊपर, तो क्या मैं टैक्स घर से पे करूंगा, या वो जो बाजार में जो शर्ट जा रही है बिकने के लिए उसी में ऐड कर दूंगा, एग्जैक्ट ऐड कर दूंगा। जब मैंने शर्ट का उत्पादन किया तो सरकार ने मुझे बहुत सारी सब्सिडी दी, बिजली दी, पानी दिया, और हो सकता है कई सारी फ्यूल पे दे दी होगी, है ना, तो सब्सिडी तो मिल गई ना मुझे। तो जो मेरी एग्जैक्ट कॉस्ट आई उसमें से मुझे सब्सिडी की जो कॉस्ट है वो तो घटानी पड़ेगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो मुझे सरकार ने दे दी। तो मैंने यही तो किया, जो मेरी एग्जैक्ट कॉस्ट थी
उसमें अगर मैं टैक्स को जोड़ दूं और उसमें से सब्सिडी को घटा दूं तो मेरी शर्ट का बाजार मूल्य आ जाएगा? नहीं? बताओ, आएगा नहीं आएगा? अभी इसको भूल जाओ, इसे मैं बाद में जोड़ूंगा। मेरी जो शर्ट का बाजार मूल्य है वो तब निकल कर आएगा जब मैं उसमें टैक्स जोड़ दूं और सब्सिडी उसमें से घटा दूं। अब जो मेरी शर्ट आई उसका बाजार मूल्य निकल आया लेकिन ये बाजार मूल्य है, ये उसका एग्जैक्ट मूल्य नहीं है। बाजार मूल्य में क्या क्या चीजें हमने एक्स्ट्रा कर दी, बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा हो गई। एक तो टैक्स जुड़ गया, टैक्स जुड़ने से क्या शर्ट के उत्पादन पर कोई फर्क पड़ा था? शर्ट तो भी दो ही थी, लेकिन टैक्स जुड़ने से जीडीपी इन्फ्लेट कर रही है नहीं? क्योंकि 10 रुपए बढ़ रहा है वो। सब्सिडी नेक्स्ट लेवल पर, सब्सिडी मुझे मिल गई तो मेरी जो कॉस्ट है एग्जैक्टली वो कम हो गई। लेकिन अगर मैं उस कॉस्ट को अपने उसमें से शर्ट की कीमत में से घटाऊं ना तो वो तो इन्फ्लेट करके दिखाएगी ना। तो क्या करना पड़ेगा? सब्सिडी को घटाना पड़ेगा। अब जो निकल के आया ये, अब हमें चाहिए ये एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यही तो रियल है, ये तो फालतू में जुड़ी हुई है इसमें से। तो अगर एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो क्या करें? एनएनपीएट मार्केट प्राइस में से टैक्स को घटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें, है ना? एनएनपीएट एफसी को तो इधर ले आए, एनएनपीएट एमपी को इधर ले आए। ये माइनस में हो जाएगा नहीं? या इन सबके चिन्ह बदलते चले जाएंगे? नहीं, माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस में कुछ नहीं करना है इसमें, गणित का फॉर्मूला लगाया मैंने। अब जो ये आया एनएनपीएट एफसी, ये रियल एनएनपीआई, इसी को हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं या नेट नेशनल इनकम कहते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे राष्ट्रीय आय क्या होती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो दैट इज एनएनपीएट एफसी। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही किसी देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। आ गया? इसलिए मैं नहीं आ रहा था उस समय आगे टैक्स और ये सब। देखो टैक्स आते ही और लोग कंफ्यूज होने लगे। अब भी कोई कंफ्यूजन है तो इसे लिख लो। मैं तो ये कहता हूँ सरकार ने केवल किसान को सब्सिडी दी, वो आतो सिस्टम में गई ना। किसान को दी गई सब्सिडी उद्योग पर भी प्रभाव डालेगी और सेवा क्षेत्र पर भी प्रभाव डालेगी, हाँ या ना? बताओ, डालेगी। तो दैट्स इट, उसे घटाने तो पड़ेगा ही ना। सरकार तो देती है, सबको देती है। जैसे सब्सिडी के लेवल पर खाद पे भी देती है, मतलब फूड ग्रेन्स पर देती है, फर्टिलाइजर्स पर देती है, फ्यूल पर भी देती है ना? मिलती है सब्सिडी। जैसे गैस का सिलेंडर है, सब्सिडाइज सिलेंडर है मान लीजिए, तो जो सब्सिडाइज सिलेंडर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट है रनिंग कॉस्ट, उसमें कुछ कमी हो रही होगी? नहीं तो रनिंग कॉस्ट बढ़ जाती? नहीं। तो दैट्स इट। अब क्या करना पड़ेगा? सब्सिडी को घटाना पड़ेगा? नहीं। इससे सरकार ऐसा पता चलेगा कि सरकार जन कल्याणकारी नहीं है। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि सरकार जन कल्याणकारी नहीं है। इसलिए सरकारें सभी सब्सिडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्तेमाल करती हैं। तो हमें एग्जैक्ट निकालने के लिए यही करना पड़ेगा। अब खाते में किसके आ रही है? किसके आ रही है बताओ? मुझे भी दोस्त का नंबर, मेरे तो नहीं आई। 200 रुपये आ जाते थे, वो मैंने घर वालों से वही 200 रुपये मिलते थे। घर वालों से मैं उसी 200 रुपये के ताक में रहता था, 250 रुपये, क्योंकि वो मुझे 1000 देते थे और मेरे सिलेंडर पर मुझे वापस मिल जाते थे 250 रुपये। वो मुझे वापस ही लौटाने होते थे, तो वो मेरी पॉकेट मनी हो जाती। लेकिन वो भी चले गए, नहीं आ रही है ये। चलो देखो, कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी, सब्सिडी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट शामिल होती है।
आप चाहे उसे स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फोन में कुछ ऐप बाय डिफॉल्ट आते हैं, है ना, वैसा सही है। तो इसे आप नोट करके लिख लो, यहाँ पे नोट में डालो NNP at FC ही, NNP at FC ही किसी देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है, किसी देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। NNP at FC is known as नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ये बहुत बार आया है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में तो हर दूसरे तीसरे साल पूछता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो वहां पर यही लिखा मिलेगा आपको NNP at FC। ठीक है, इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब अगर इस राष्ट्रीय आय को मैं टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, तो कर दो इसे डिवाइड बटे पॉपुलेशन, और इसे क्या कहेंगे हम, पर कैपिटा राष्ट्रीय आय, यानी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, है ना, पर कैपिटा नेशनल इनकम। तो कर दो, इसे लिखो आगे। NNP at FC को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या किसी देश की